नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं जीनत सिद्दीकी। शुरुआत करते हैं खबरों की। 2022 की टक्कर से पहले न्यूज 18 पर सीएम योगी ने एक्सक्लूसिव इंटरव्यू दिया। मैनेजिंग एडिटर अमीश देवगन के बेबाक सवालों पर सीएम योगी ने सभी मुद्दों पर दो टूक जवाब दिया। न्यूज 18 को 2022 का रोड मैप बताया। धर्मांतरण से लेकर आतंकियों की गिरफ्तारी तक प्रदेश के हर ज्वलंत मुद्दों पर जवाब दिया। सीएम योगी ने जनसंख्या नीति पर कहा, सियासत नहीं होनी चाहिए, इसके लिए जागरूकता बहुत जरूरी है, लेकिन कुछ लोग मिशन मोड में जनसंख्या बढ़ा रहे हैं। ये लग रहा है कि आप लोग एक धर्म विशेष को टारगेट करने के लिए ऐसा कर रहे हैं। ये विपक्ष का आरोप है। मेरे पास कई सारे बयान है। अबू आजमी है, समाजवादी पार्टी के नेता, वो कहते हैं जनसंख्या कानून से किसी एक समुदाय को टारगेट नहीं किया जाना चाहिए। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है शफीकुर रहमान बर्क, वो कहते हैं पैदाइश अल्लाह का कानून है और कुदरत से टकराना ठीक नहीं है। यानी आपके टाइमिंग पर सवाल है कि चुनाव से 6 महीने पहले और भारतीय जनता पार्टी का एक पॉलिटिकल लीनेज है, जो आरोप बीजेपी पे लगता है बंगाल से लेके गुजरात तक और गुजरात से लेके उत्तर प्रदेश तक। देखिए, हर एक मुद्दे को जी, जो व्यापक लोक कल्याण का हो, राष्ट्र कल्याण का हो, उसको राजनीतिक चश्मे से नहीं देखा जाना चाहिए। इसके पीछे व्यापक जनहित है, एक एक बच्चे का, एक एक माँ की सुरक्षा का, और अंततः प्रदेश और देश की समृद्धि और विकास के पथ पर अग्रसर करने का उसके पीछे का भाव है। हम लोगों ने भी उसको उसी भाव के साथ रखा है। मैंने कहा ना, पहली चीज देखिए, दोनों चीजें हैं जी। देखिए, जो लोग जनसंख्या मिशन मोड में बढ़ा रहे हैं जी, क्योंकि हमने उसका एक पक्ष ये भी रखा है कि व्यापक जागरूकता, अवेयरनेस के भाव में अगर कहीं पर इस प्रकार की स्थिति है तो उन लोगों को जागरूक किया जाना चाहिए। वहीं असदुद्दीन ओवैसी पर वार करते हुए सीएम योगी ने कहा है कि ओवैसी 19% को प्रभावित करेंगे तो बाकी 81% चुप नहीं बैठने वाले। असदुद्दीन ओवैसी कहते हैं कि किसी कीमत पर, मैं उन्होंने जो बोला बता रहा हूं, किसी कीमत पर 2022 में योगी आदित्यनाथ इंशाअल्लाह दोबारा मुख्यमंत्री हम नहीं बनने देंगे। देखिए, ओवैसी जी एक बहुत बड़े नेता हैं। यूपी की जनता कितना पसंद करेगी ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन उन्होंने कसम खा ली है कि आपको नहीं बनने देंगे। अगर वह 19% जी पर उनको लगता है कि वह इलेक्शन को पोलराइज कर लेंगे तो बाकी 81% चुपचाप थोड़े बैठा हुआ है। वह भी खड़ा होगा, वह भी इस सब चीज़ों को सुन रहा होगा। और मुझे लगता है कि पिछले चुनाव के परिणामों ने इस बात को साबित किया है कि जनता का रुझान क्या है। यही तो सबसे बड़ी समस्या हो जाती है कि हर व्यक्ति ये मान के चलता है कि हमारा वोट, कौन सा वोट उनका है। आप जब सत्ता में थे, कांग्रेस और सपा तो आरोप लगाते हैं कि वो ओवैसी साहब बीजेपी के आदमी हैं। भाई, तो उनके साथ गठबंधन कौन कर रहा है? गठबंधन तो समय समय पे कांग्रेस ही उनके साथ करती रही है, या फिर ये समाजवादी पार्टी ही उनके लिए ज़्यादा उतावली दिखती है। बीजेपी का तो दूर दूर से कोई संबंध नहीं उनसे। तो ये भी एक विषय है जिस पर उन्होंने बात रखी। धर्मांतरण गैंग पर सीएम योगी ने कहा है कि राष्ट्रीय सुरक्षा में सेंध लगाने का षड्यंत्र है, सरकार इस पर भी सख्त कार्रवाई करेगी। धर्मांतरण गैंग पर बहुत बड़ा एक्सपोजे किया है। देश भी चौंक गया है इस खुलासे को देखकर, और अभी भी कार्रवाई जारी है। इस गैंग के आतंकी कनेक्शन और आईएसआई कनेक्शन भी सामने आ रहे हैं। सिर्फ देश में नहीं, विदेशों में भी धर्मांतरण का काम ये लोग कर रहे थे। इसको आप कैसे देखते हैं बतौर मुख्यमंत्री? देखिए, धर्मांतरण तक सीमित मुद्दा नहीं है। ये तो राष्ट्र की सुरक्षा पर सेंध लगाने का भी एक कुत्सित षड्यंत्र है। ये सेंध है सुरक्षा पे। हम लोग इसकी तह तक जाएंगे और एक एक परत उतार करके इन सब के खिलाफ जितनी सख्त कार्रवाई हो सकती है उतनी सख्त कार्रवाई हमारी सरकार करेगी। एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव के पुलिस वाले बयान पर सीएम योगी ने जवाब दिया है। सुनिए जरा क्या कहा।
एटीएस की इस कार्रवाई के बाद अखिलेश यादव जी का बयान आया। उन्होंने बोला कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार और उत्तर प्रदेश पुलिस पर मुझे बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। देखिए, व्यक्ति वक्तव्य देता अपने संस्कारों के अनुरूप देता है। ये समाजवादी पार्टी का कैरेक्टर है। न्यूज 18 पर सीएम योगी के इंटरव्यू के बाद विपक्ष की बयानबाजी तेज हो गई है। समाजवादी पार्टी ने कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए तो कांग्रेस ने मुद्दों से ध्यान भटकाने का आरोप लगाया है। विपक्ष के नेताओं के बयानों को लेकर के राजनीतिक रोटियां सेकना और सांप्रदायिकता फैलाना बंद करें, काम करें। योगी जी, आपको काम करने के लिए चुना गया है। जिस तरीके से खुलेआम उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने सांप्रदायिकता की और ध्रुवीकरण की बात की है, इनके खिलाफ कहीं न कहीं संविधान के सम्मत कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की इजाजत हमारा संविधान नहीं देता। कांग्रेस सांप्रदायिक ध्रुवीकरण का हमेशा से विरोध करती है। एक आपने अपना जो किया हुआ वादा पूरा नहीं किया जनता को, इसलिए जनता का ध्यान भटकाने के लिए आप इधर उधर की बातें कर रहे हैं, लेकिन घोषणा पत्र में जो आपने बोला था वो अभी तक उनमें से एक काम नहीं कर पाए हो। इससे ज्यादा शर्म की बात आपके लिए हो ही नहीं सकती। बाकी खबरों की बात करते हैं। लखनऊ से पकड़े गए आतंकियों पर सियासत शुरू हो गई। अखिलेश यादव के बयान पर सीएम योगी ने वार किया तो कांग्रेस ने भी आतंक पर सियासत न करने की नसीहत दे डाली। लखनऊ में पकड़े गए संदिग्ध आतंकियों को लेकर अब सियासत भी शुरू हो गई है। एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव से जब इसे लेकर सवाल पूछा गया तो अखिलेश यादव ने कहा कि वो बीजेपी की सरकार पर भरोसा नहीं करते। अखिलेश जी, तो बक्का में एटीएस का एक ऑपरेशन चल रहा है, उसमें उन्होंने एक घर को घेरा हुआ है। मैं उत्तर प्रदेश की पुलिस पर और खासकर बीजेपी की सरकार भरोसा नहीं कर सकता। अखिलेश यादव के बयान पर यूपी सरकार के मंत्री मोहसिन रजा ने पलटवार किया। मोहसिन रजा ने कहा कि इन्हें सुरक्षा एजेंसियों पर नहीं, आतंकियों पर भरोसा है। देखिए, ये वो लोग हैं जो सुरक्षा एजेंसियों पर नहीं, आतंकियों पर भरोसा करते हैं, क्योंकि इनकी जब सरकार थी उत्तर प्रदेश में तो ये कहते थे कि हम अपने इन लोगों पर से मुकदमा उठाएंगे जिनको आतंकी मुकदमों में डाल दिया गया है जेल में। वहीं अखिलेश के बयान पर कांग्रेस प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत ने कहा कि आतंकवाद पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सुरक्षा का मुद्दा बेहद गंभीर है। आतंकवाद के नाम पर किसी भी तरीके की राजनीति नहीं होनी चाहिए। तो पुलिस पर भरोसा न होने के अखिलेश के बयान पर कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने हमला बोला। सिद्धार्थनाथ सिंह ने कहा है कि चुनाव अखिलेश यादव तुष्टीकरण का सहारा लेने की कोशिश कर रहे हैं। वैक्सीन के ऊपर भी किया उन्होंने, बीजेपी की वैक्सीन, बीजेपी की पुलिस, वो राजनीति उनको खाली 2022 दिख रहा है। उनकी बौखलाहट है जो 2017 में हारे, और यही अखिलेश यादव हैं। उत्तर प्रदेश की जनता भूली नहीं होगी। जब सीरियल ब्लास्ट हुआ था बीएसपी की सरकार में, तो जब ये सत्ता में आते हैं तो उन आतंकवादियों को इन्होंने नहीं छोड़ा था और कोर्ट ने फिर इनको तमाचा भी मारा था। तो ये अखिलेश यादव, इनकी समाजवादी पार्टी की जो सोच है वो तुष्टीकरण की है। आतंकियों का कानपुर फाइनेंस कनेक्शन। लखनऊ से पकड़े गए 2 संदिग्ध आतंकी शहर के बड़े बिल्डर को एटीएस ने उठाया। सूत्रों के हवाले से खबर है, एटीएस को आतंकी कनेक्शन की आशंका है। बिल्डर वसी को चमनगंज से लेकर टीम रवाना हुई है। अब ये इन्वेस्टिगेशन किस तरह से बढ़ गई है आप देखिए, और जो इसकी जद में आ रहे हैं, क्योंकि कुछ लोगों पे डाउट्स है। अब यहाँ पे एक बिल्डर का जिक्र आ रहा है, वसी इसका नाम है, चमनगंज से लेकर टीम रवाना हुई है। 15 अगस्त से पहले हमले की साजिश थी। परसों आपने देखा कि 2 आतंकी पकड़े जाते हैं, 5 फरार हो गए हैं, तो उनकी भी तलाश की जा रही है। और कानपुर से फाइनेंस भी इन्हें हो रहा था, तो ये भी खबर आ रही है, क्योंकि कानपुर एक ऐसी जगह जहां पर आप ये देखिए 14 अगस्त साल 2000 में सबसे पहला कुकर बम ब्लास्ट होता है, और उसके बाद से हमेशा वो रडार पे रहा। चाहे हम कानपुर की बात करें, लखनऊ की या फिर वाराणसी की, ये 3 जगह तो खास तौर से हमेशा से आतंकियों के निशाने पे रही। और अब जैसे जानकारी आई है कि राम मंदिर इनके निशाने पर था। अब एटीएस ने एक व्यक्ति को उठाया और कानपुर से फाइनेंस कनेक्शन भी सामने आ रहा है। शहर के बड़े बिल्डर को एटीएस ने उठाया है। अमित गंजू हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। अमित जी, जरा इस बारे में जानकारी दीजिएगा। अब फाइनेंस कहां से हो रहा था ये भी स्पष्ट हो गया। पहले तो हम पाकिस्तान और कश्मीर का जिक्र कर रहे थे। देखिए जीनत जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि पहले सिम कनेक्शन, मोबाइल कनेक्शन और उसके बाद असलाह कनेक्शन, और देर रात या सुबह अर्ली मॉर्निंग कहा जाए तो फाइनेंस कनेक्शन की बात भी सामने आ रही है। क्योंकि कानपुर के एक प्रतिष्ठित बिल्डर जिसको एटीएस ने कल उठाया है देर रात, और उसके अकाउंट्स में कुछ पैसे आए हैं।
वो पैसे कहां से आए हैं उसका वो जिक्र नहीं कर पा रहा है। लेकिन कुछ कॉल डिटेल जो हमारे सूत्र बता रहे हैं, उन कॉल डिटेल्स के आधार पर इन पकड़े गए आतंकियों से कुछ बात का संपर्क लगाया, उसके बाद इस बिल्डर को उठाया गया है और इसके पास जो अकाउंट्स आए हैं उसका वो एक्सप्लेनेशन नहीं दे पा रहा है, क्योंकि कोई भी बिल्डर अगर बिल्डिंग बनाता है तो या तो फ्लैट परचेज करने वाला या उसकी अमाउंट ऑफ मनी वापस करने का, या जो फाइनेंसर्स होते हैं जो इस बिल्डिंग में कोप करते हैं या कोऑपरेट करते हैं उनका जिक्र होना चाहिए। मगर जिस प्रकार से एटीएस ने इसकी पूछताछ की उसमें कुछ अलग ही देशों के नाम सामने आ रहे हैं, जिसके शक पर इन्हें उठाया गया और इसको लखनऊ ले जाया गया है। अब देखना यह होगा कि क्या वो उस मनी का एक्सप्लेनेशन दे पाते हैं या नहीं। ठीक, इन्वेस्टिगेशन होगी और जवाब देना भी होगा। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। फिलहाल जवाब नहीं सूझ रहा है। तो लखनऊ से पकड़े गए अलकायदा के 2 संदिग्ध आतंकवादियों को कोर्ट ने 14 दिन की एटीएस रिमांड पर भेज दिया। एटीएस ने रविवार को लखनऊ के काकोरी और मड़ियाव से दोनों को गिरफ्तार किया था। पुलिस का दावा है कि ये लोग 15 अगस्त को लखनऊ समेत कई शहरों में बम विस्फोट की तैयारी में थे, लेकिन उससे पहले ही एटीएस ने इन्हें धर दबोचा। सोमवार को दोनों की कोर्ट में पेशी हुई, जहां कोर्ट ने दोनों आतंकियों को 14 दिन की एटीएस रिमांड पर भेजा है और आज सुबह 10 बजे से एटीएस इनसे पूछताछ शुरू करेगी। इन आतंकियों के कश्मीर कनेक्शन का भी अभी खुलासा हुआ है। और खेलों को बढ़ावा जो है वो योगी सरकार दे रही है। बड़ी खबर यह है कि ओलंपिक खिलाड़ियों के लिए बड़ा ऐलान हुआ है। अगर आप गोल्ड जीतते हैं तो 6 करोड़ रुपए, यानी कि खिलाड़ी अगर ओलंपिक में अगर आप सिल्वर मेडल जीतते हैं तो 4 करोड़ रुपए और अगर ब्रॉन्ज जीतते हैं तो 2 करोड़ रुपए मुख्यमंत्री जो है वो देंगे। और माना जा रहा है कि इससे खेल के प्रति युवाओं का रुझान बढ़ेगा। भावी पीढ़ी जो है खेल के क्षेत्र में भी अपना भविष्य बनाएगी। सरकार जो है हर खिलाड़ी को 10 लाख रुपए देगी। टोक्यो ओलंपिक में यूपी के 10 खिलाड़ी जो हैं वो शरीक हो रहे हैं। खबरें और रहेंगी, एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, कहीं मत जाइएगा। आप सभी का खबर फिरोजाबाद से है, जहां विवाहिता ने ससुराल वालों पर डीजल डालकर जिंदा जलाने का आरोप लगाया। महिला का आरोप है कि शादी के बाद बच्चे न होने पर ससुराल वालों ने मारने की कोशिश की। फिलहाल 32 साल की विवाहिता आगरा के निजी अस्पताल में जिंदगी और मौत से जूझ रही है। महिला ने अस्पताल से वीडियो जारी कर ससुराल वालों पर आरोप लगाया। सिरसागंज के अहिर टोला की रहने वाली रीना और आशु की शादी 2011 में हुई थी। शादी के बाद से ही रीना के पास कोई बच्चा नहीं था। इसी बात से घर में झगड़ा रहता था और अब आरोप है कि महिला को जिंदा जलाने की कोशिश की गई। पुलिस मामले की जांच कर रही है। आशु पापा ने और नीचे वही भाभी ने डीजल डाल के मारे। दिनांक 11 जुलाई की रात लगभग 9:30 बजे प्रार्थना पत्र में ये अंकित किया गया है कि उसके पति आशु ने और रीना के ससुर और उसकी जेठानी ने डीजल डालकर जलाने का प्रयास किया है और उसको आगरा में उसका इलाज हो रहा है। प्राप्त तहरीर के आधार पर अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है और प्राप्त तहरीर में जो तथ्य अंकित किए गए हैं, साक्ष्यों के परिप्रेक्ष्य में अभियुक्तों के विरुद्ध कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। चलिए एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, कहीं मत जाइएगा।